अब हमारे जैसा व्यक्ति इसको एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि वाइब्रेशन कैसा है, लेकिन वाइब्रेशन पॉजिटिव है, यह मैं कह सकता हूं। और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जिस राज्य के विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन को संबोधित करने का अवसर मुझे न मिला हो। लेकिन मुझे यहां कुछ अलग फीलिंग हो रही है। लेकिन मैंने देखा कि स्वाभाविक है, जब कोई चीफ गेस्ट आता है तो चीफ गेस्ट के स्वागत में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। मेरे संबंध में भी बहुत सारी अच्छी बातें यहां से कही गई हैं। मैं बैठे बैठे यह सोच रहा था, इतने सब सारे एडजेक्टिव्स, इतने सारे शब्दों के अलंकार मेरे लिए क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो नर हो या नारी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, स्वाभाविक है किसी को तैयार होना होता है, ठीक ठाक होना होता है, सोने चांदी के अलंकार भी पहने जाते हैं, पुरुष भी पहनते हैं, हमारी माताएं बहनें भी पहनती हैं। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि शब्दों के अलंकारों से मुझे भी अलंकृत करके ये विभूषित कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं आप सबको ठीक ठाक देखने लगूं। लेकिन मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि मनुष्य अपने जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण विभूषित हो सकता है, अपने डीड्स के कारण विभूषित हो सकता है। भोपाल नोबल संस्थान के 103 वर्ष पूरे हुए हैं स्थापना के। 104th ईयर फाउंडेशन डे इस शिक्षण संस्था का है। और सच में बताऊं कि मैं यहां आकर संतोष का भी अनुभव कर रहा हूं और हर्ष का भी अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वाइस चांसलर साहब कोशिश कर रहे थे कि मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाया। आज मौजूद हूं, इसलिए मुझे संतोष हो रहा है। और हर्ष की अनुभूति मुझे इसलिए हो रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, और जब कभी भी किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में जाता हूं तो वहां के बच्चों के साथ, वहां के शिक्षकों के साथ संवाद करने में मुझे सुखद अनुभूति होती है। साथियों, किसी भी संस्थान का फाउंडेशन डे केवल अतीत को याद करने का यह अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य में और भी बेहतर करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता को यह दोहराने का यह दिन है। और मैं इस संस्थान को भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका यह स्थापना दिवस 1 शताब्दी से अधिक की सफल यात्रा को सिंबलाइज कर रहा है, और इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, मुझे बतलाया गया है कि संस्थान की यात्रा मात्र 2 छात्रों और 1 शिक्षक के साथ कोर्ट ऑफ वार्ड्स स्कूल के रूप में शुरू हुई थी। महाराणा भूपाल सिंह जी ने वर्ष 1947 में ही मेवाड़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास भी किए थे, ऐसा मुझे बताया गया। हालांकि कुछ कारणवश कई दशकों तक उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अथक प्रयासों के बाद 2016 में भोपाल नोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ महाराणा भूपाल सिंह जी का स्वप्न साकार हो गया। इसलिए जब आप इस विश्वविद्यालय के इतिहास को देखते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए कि इसकी स्थापना में समय और धैर्य दोनों की परीक्षा हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब लक्ष्य तय कर लिया जाए तो उसकी प्राप्ति तक न तो विचलित होना चाहिए और न तो किसी भी सूरत में टूटना चाहिए। साथियों, मुझे सार्वजनिक जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण संस्थानों और कार्यक्रमों में, जैसा मैंने कहा, कि जाने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे सबसे सुखद अनुभव विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के साथ संवाद करने में मिलता है। इसलिए मैं हमेशा शिक्षण संस्थाओं में, उनके कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, उसे मैं अपनी प्रायोरिटीज में रखता हूं।
क्योंकि मैं भी स्वयं भी एक शिक्षक रहा हूं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैं कह सकता हूं कि मेरे अंदर का शिक्षक आज भी जीवित है। राजनीति में आना तो हमारे लिए एक संयोग रहा है। हमारे यहां कहते हैं कि फिसल पड़े तो हर हर गंगे। कोई गंगा जी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्नान नहीं करना चाहता था, लेकिन गंगा जी के किनारे खड़ा था, फिसल गया। तब उसने जब गंगा जी में फिसल के गिर गया तब उसने भी बोला हर हर गंगे, वही हालत हमारी हो गई। राजनीति में आना हमारे लिए कुछ ऐसा ही हुआ है और मेरे द्वारा विश्वविद्यालय के कारकों में प्राथमिकता देने का कारण यह है कि अन्य संस्थानों को चलाने के लिए जिस ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की आवश्यकता होती है वह शिक्षण संस्थाओं में ही तैयार होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी इच्छा इन शिक्षण संस्थानों में जाने की होती है। इसलिए विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन भी कहा जा सकता है, यानी अन्य संस्थानों को चलाने के लिए जरूरी मानव संसाधन को तराशने वाला संस्थान है हमारे ये सारे के सारे शिक्षण संस्थान। और साथियों, मुझे बतलाया गया है कि भोपाल नोबल यूनिवर्सिटी के विजन में भी ऐसी शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है जिससे विद्यार्थी सेल्फ रिलायंट हो सके, माने आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर होना मैं मानता हूं कि जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और आत्मनिर्भरता से मनुष्य के अंदर मान, सम्मान, स्वाभिमान की यह भावना स्वाभाविक रूप से यह बलवती होती है। और आज हम भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए काम कर रहे हैं और इसके पीछे का भी यही भाव है। मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना कितनी बलवती होती है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय आजादी का संघर्ष चल रहा था, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, बहुत सारे नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। कौन सी वह भावना थी उनके अंदर कि हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं तो उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अशफाक उल्लाह खां की 21 साल की उम्र थी, फांसी की सजा हो गई। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि अशफाक उल्लाह, क्या तुम्हारी मां के लिए कोई संदेश है? तो अशफाक उल्लाह को याद आया कि बराबर उसकी मां यह कहती थी, अशफाक उल्लाह तुम शादी कर लो, बहू लाओ घर में, मैं बूढ़ी हो गई हूं। तो अशफाक उल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां को यह संदेश दे दो कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, ये प्रबल स्वाभिमान की भावना होती है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह भावना। लेकिन बराबर हमें काशस रहने की जरूरत है। यह स्वाभिमान की भावना कहीं अहंकार में न बदल जाए। कभी कभी अहंकारी व्यक्ति भी अपने को कहता है कि मैं बहुत बड़ा स्वाभिमानी हूं। बहुत ही पतली रेखा होती है दोनों के बीच में। और चूंकि मैं टीचर रह चुका हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट है, किसी नंबर के पहले आप लगा दो तो उस नंबर की वैल्यू कम हो जाती है। 1 के पहले पॉइंट लगा दो तो 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, 1/10 हो जाएगी। किसी नंबर के पहले लगा दो। इसलिए कभी भी जीवन में मन के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं अपने सभी बच्चों को मैं बतलाना चाहता हूं, जीवन में यदि कुछ हासिल करना चाहते हो, हमारा जीवन अहंकार शून्य कैसे रहे इसकी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, स्वाभिमान की भावना होती है, स्वाभिमान की भावना ये बलवती होनी चाहिए। और आप ये कल्पना करिए, आप पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाते हैं तो 1/0 यानी अहंकार शून्य हो गया, इंडिविजुअल शून्य हो गया, 0 हो गया। तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो बच्चों, 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, अनंत। अनंत सुख को प्राप्त करोगे जिस दिन तुम अहंकार मुक्त हो जाओगे। मित्रों, इस संस्थान का नाम मेवाड़ के महाराणा श्री भोपाल सिंह जी के नाम पर है। और महाराणा श्री भोपाल सिंह जी सिर्फ एक शासक नहीं थे,
बल्कि मुझे बतलाया गया है कि वे एक शिक्षाविद भी थे। उन्होंने चित्तौड़ में हिंदी विश्वविद्यालय, उदयपुर में कृषि महाविद्यालय तथा कई अन्य स्कूल भी स्थापित किए थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी अनेक स्कूल स्थापित किए। 1940 तक उनके प्रयासों से मुझे यह बताया गया है साक्षरता 10 गुना तक बढ़ गई थी। यह एक मेजर अचीवमेंट रहा है। और महाराणा भूपाल सिंह जी एक सच्चे देशभक्त भी थे और आजादी के बाद जब 565 रियासतों के भारत में विलय की बात आई, तब महाराणा भोपाल सिंह जी ने साफ शब्दों में कहा था कि आई एम विद इंडिया, यानी उनके लिए भी इंडिया फर्स्ट के प्रति यह प्रतिबद्धता रही है। इंडिया फर्स्ट उनका राज्य था, लेकिन राज्य की चिंता उन्होंने नहीं की, धन दौलत की चिंता नहीं की। अपना शासन सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट। इसीलिए उन्होंने कहा था आई एम विद इंडिया। साथियों, महाराणा भूपाल सिंह जी के जीवन में शौर्य और राष्ट्रभक्ति दोनों सर्वोपरि थे। वे ऐसे लोगों के साथ भोजन करते थे, मुझे बतलाया गया है, जिनके पूर्वजों और परिजनों ने मेवाड़ के महाराणाओं के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया है और मातृभूमि के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपना बलिदान दिया है। यह कार्य भूपाल सिंह जी द्वारा देश के लिए लड़ने और बलिदान देने वाले वीरों के प्रति गहन सम्मान और कृतज्ञता का भी यह प्रतीक है। इस रूप में मैं इसे लेता हूं। साथियों, उसी तरह से हमारे आर्म्ड फोर्सेज में भी बड़ा खाना करने की एक परंपरा है और जब कभी भी अपने जवानों के बीच में जाता हूं तो उनके साथ बड़ा खाने में मैं भी शामिल होता हूं और मुझे सचमुच बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि उन जवानों के साथ भी बातचीत करने का, सीधा प्रोटोकॉल को तोड़कर बातचीत करने का, सीधा संवाद स्थापित करने का मुझे सहज वातावरण में बहुत ही सुखद अवसर मिलता है। उनके जीवन को नजदीक से मैं अनुभव करने की कोशिश करता हूं, निकटता से उनको जानने की भी कोशिश करता हूं। उनका परिवार का परिवेश कैसा है, परिवार के हालात क्या हैं, उसके बारे में भी उनसे जानकारी लेता हूं और सचमुच यह पल हमारे लिए सदैव यह खास हुआ करता है। साथियों, आज का भारत अपने अतीत पर गर्व करता है, अपनी परंपराओं का यह भारत सम्मान करता है, अपनी महान सांस्कृतिक विरासत को भारत यह समझता है। भारत की धरती ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, पिंगल, मैत्रेयी, गार्गी तथा तिरुवल्लुवर जैसे महान विद्वानों को जन्म देने वाली यह भारत मां है। भारत ने दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, गणितज्ञ, डॉक्टर ही नहीं दिए, बल्कि महान संत और दार्शनिक भी भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं। साथियों, प्राचीन काल से ही इंडियन नॉलेज सिस्टम असाधारण रूप से रिच और अनपैरेलल रहा है, समृद्ध और अद्वितीय रहा है। इसमें आस्था और विज्ञान, लौकिक और आध्यात्मिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग के बीच एक अद्भुत संतुलन भी दिखाई देता है। यही संतुलन भारतीय चिंतन को बौद्धिक के साथ साथ जीवन उपयोगी भी बनाता है। आपके सामने अभी मैंने आस्था और अध्यात्म इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। आस्था क्या होती है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आस्था का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आस्था और विश्वास का बड़ी से बड़ी जिंदगी की मुसीबतों को, जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आस्था और विश्वास के का आधार लेकर उसके सहारे हल किया जा सकता है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई यह कहे साहब कैसे होता है? मैं तो सीधा से, मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मैं यह मानता हूं। यदि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आस्था और विश्वास के आधार पर हल हो सकती हैं, तो मनुष्य के जीवन की समस्याएं आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं हल हो सकती? सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं, बच्चों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और यही सवाल मैंने मैसूर में, जो हमारे
IAS IPS और ये सब सारे जो प्रोबेशनर्स हैं उनके सामने भी रखा था। क्या हुआ तो नहीं बतलाऊंगा, लेकिन यहां मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सब सारे बच्चे हैं, और यह बतलाने के लिए कि आस्था और विश्वास का जीवन में महत्व क्या होता है। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा है, आधा उसका मैंने 50% एक को दे दिया, 1/3 फिर दूसरे को दे दिया, फिर भी उसके पास 100 पैसा बचा, तो बताइए टोटल अमाउंट क्या था? कोई बच्चा बतलाएगा इसमें? हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन यह निकालने के लिए भी आपने क्या किया होगा? यह निकालने के लिए क्या किया है? मान लिया, लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज ए। मान लिया कि ए, हमारा आस्था है, विश्वास है, हो नहीं सकता, लेकिन आस्था और विश्वास है। A/2 प्लस A/3 आधा दे दिया, 1/3 दे दिया, A/2 प्लस A/3 5A/6, और मान लिया टोटल अमाउंट A है, तो A माइनस 5A/6 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स A इज इक्वल टू 600। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम यदि सॉल्व की जा सकती हैं आस्था विश्वास के आधार पर, तो जीवन की समस्याओं का समाधान आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं निकल सकता। और मैं बच्चों को एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जीवन में बराबर, जैसा मैंने पहले कहा, मन बड़ा करके रखना, छोटे मन से काम मत करना। आज फाउंडेशन डे के अवसर पर हूं, और मैं महाराजा के बारे में मैं जानता हूं, जो कुछ भी जानता हूं उसी आधार पर मैं कह रहा हूं। उन्होंने कभी छोटे मन के साथ काम नहीं किया। महाराजा भोपाल सिंह जी ने जो कुछ भी किया है बड़े मन के साथ किया है, इसलिए इसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। और जितना ही आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में आपकी सुख आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। और मैं तो कहता हूं, बहुत बड़े मन का यदि कोई व्यक्ति हो जाता है, उसको तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। मैथमेटिकल इक्वेशन में ये कहना हो तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि मन यह सर्किल है, मान लो थोड़ी देर के लिए मन यह सर्किल है, और मैं कह रहा हूं कि मन को जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे वैसे ही वैसे सुख आनंद बढ़ता चला जाएगा। तो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। मन यदि बहुत बड़ा हो गया, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो गया, तो सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद। परमानंद का कभी मैग्नीट्यूड नहीं होता। मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि बड़े मन से जीवन में काम करने की वह कोशिश करें। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में इसी दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें किए गए हैं। यह नीति इंडियन नॉलेज सिस्टम को शिक्षा के केंद्र में स्थापित करती है और हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के पुनर्जीवन का यह मार्ग भी प्रशस्त करती है। आधुनिक ज्ञान को पारंपरिक ज्ञान से यह जोड़ती है। मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी समझ को बढ़ाने का यह रास्ता भी खोलती है और समकालीन सामाजिक चुनौतियों के समाधान हेतु एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह आधार भी प्रदान करती है। साथियों, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी सशक्त और प्रभावी शिक्षा व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ शिक्षक होते हैं। वर्ष 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, और रिपोर्ट को जब मैंने देखा तो मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ, 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत अधिक गार्जियंस, अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं पहले नहीं सोचता था, लेकिन उस रिपोर्ट में यह बात कही गई, और जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अनुसार भारत में 54% लोग चाहते हैं कि वह अपने बच्चे को टीचर बनाएं। इसका कारण स्पष्ट है।
भारत में शिक्षक को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, यहां तक कि उनकी तुलना अच्छे बहुत शिक्षक होते हैं तो उनसे भगवान से भी की जाती है। मेरे छात्रों, भारत में सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तनों के जनक शिक्षक रहे हैं, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। शिक्षक का गुण देश मत देखो, शिक्षक के प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए। और बराबर उनका सम्मान करो। मैं पढ़ते हुए भी, मैं तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ले रहा था, उस समय भी जो हमारे गुरु जो पढ़ाते थे, मैं उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता था। आपको आश्चर्य होगा, शिक्षा मंत्री बनने के बाद जब उसी शिक्षण संस्था में मैं चीफ गेस्ट बनकर गया, तो जिन टीचर्स ने मेरा क्लास लिया था, शिक्षा मंत्री रहते हुए और भारत का गृह मंत्री रहते हुए भी उन टीचर्स का पैर छू कर मैंने आशीर्वाद लिया। जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व होता है। बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार से ईगो की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए, गुरूर नहीं पैदा होनी चाहिए। जो झुकता है वही उठता है। यही हमारी परंपरा है और यही हमारी शक्ति है। जब समाज शिक्षक को सम्मान देता है तो शिक्षा राष्ट्र निर्माण का स्वाभाविक रूप से वह माध्यम बनती है। इसलिए शिक्षकों को सशक्त, सक्षम और स्वायत्त बनाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि हमारा मानना है कि सशक्त शिक्षक सशक्त भारत के माध्यम में। और साथियों, भारत में शिक्षा केवल पाठ्यक्रम और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रही है। हमारी शिक्षा प्रणाली वेदों की मौखिक परंपरा से लेकर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों तक आत्मबोध, जिज्ञासा और समाज निर्माण की यह यात्रा रही है। और आप जानते हैं, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में ही आकार लेता है। और आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं हो सकता है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो विचारशील हों, संवेदनशील हों और देश का नेतृत्व करने में आवश्यकता पड़े तो उसके लिए सक्षम हों। और साथ ही साथ ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति को, छात्र को ऐसा बना सकें कि वह कुछ न कुछ समाज को कंट्रीब्यूट कर सके। इसी सोच को दिशा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और यह नीति रोट लर्निंग जिसे रटंत विद्या कहते हैं, से आगे बढ़कर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन पर बल देती है। और इसका उद्देश्य ऐसे युवा तैयार करना है जो समस्याओं से डरे नहीं, बल्कि उनका समाधान खोजें, जो भारत की प्रगति के सिर्फ सहभागी ही नहीं हैं, वह उसके वाहक भी बने। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमारे देश में हायर एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूशन की संख्या में बहुत ही वृद्धि हुई है, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और 2014-15 में देश के 51,000 से अधिक उच्च शिक्षा के संस्थान थे, जो जून 2025 तक बढ़कर 70,000 से भी अधिक हो गए। और पिछले 11 सालों में IIT, IIM और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। आज हमारे विश्वविद्यालय स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, कुशल मानव संसाधन तैयार करने के साथ साथ विश्व भर में ख्याति और प्रसिद्धि भी प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया भर में टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग बनाने वाली संस्था, जिसका नाम आपने सुना होगा, QS ग्लोबल रैंकिंग, उसके अनुसार 2025 में शामिल भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या में 2014-15 के मुकाबले 5 गुना वृद्धि हुई। 5 गुना वृद्धि हुई। और वर्ष 2015 में जहां इस रैंकिंग में देश के केवल 11 संस्थानों को जगह मिली थी, वह आज की रैंकिंग में यह संख्या 54 हो गई। भारत के सर्वाधिक 8 नए विश्वविद्यालयों को पहली बार रैंकिंग में स्थान दिया गया है। यह अपने आप में मैं मानता हूं कि एक मेजर अचीवमेंट है। और साथियों, हमारी संस्कृति में ज्ञान और विद्या को प्रतिभा के साथ साथ चरित्र निर्माण से भी जोड़ा जाता है।
हितोपदेश में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। जहां केवल धन है वहां सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, जहां धन और धर्म दोनों का समन्वय है वहीं सुख प्राप्त होगा। यह हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कहा है। विद्या से विनय आती है, विनय से योग्यता, योग्यता से समृद्धि, समृद्धि से धर्म और अंततः धर्म से ही सच्चा सुख मिलता है। साथियों, कोई भी शिक्षा व्यवस्था जो इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती, जो ज्ञान के साथ विनय, चरित्र और धर्म बोध नहीं देती है, उसे सफल नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो उसको मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वह दायित्व बोध है, वह कर्तव्य चेतना है, उसकी मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। और धर्म और नैतिकता से विहीन शिक्षा यह समाज के लिए उपयोगी नहीं होगी और कभी कभी घातक भी यह सिद्ध हो जाती है। और साथियों, शायद यही कारण है और बहुत बड़ी विडंबना है कि बहुत शिक्षित लोग भी आपराधिक गतिविधियों पर लिप्त पाए जाते हैं। और आज व्हाइट कॉलर टेररिज्म जैसी चिंताजनक प्रवृत्तियां आप देख रहे होंगे देशवासियों के सामने आ रही हैं, जहां अत्यंत शिक्षित लोग समाज और राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। हाल में ही आपने देखा होगा जो बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, वह करने वाला कौन था? डॉक्टर थे। वरना जो डॉक्टर पर्चे पर हमेशा आरएक्स लिखकर तब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अब वह डॉक्टरों के हाथों में आरडीएक्स हो। इसलिए आवश्यक है ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए, चरित्र भी होना चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। चरित्र को मैं डिफाइन करना चाहता, लेकिन लंबा समय लगेगा, 10-15 मिनट का समय लगेगा, इसको डिफाइन नहीं करूंगा। चरित्र को वाइडर पर्सपेक्टिव पे देखा जाना चाहिए। और मैं विवेकानंद ने उसी वाइडर पर्सपेक्टिव में एक बार विदेश में धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे, तो उस समय एकाएक जल्दी जल्दी में उन्होंने अपना गेरुआ वस्त्र और सब ढीला ढाला वस्त्र पहनकर धर्म संसद में चले गए। वहां पर बिल्कुल सारे सूटेड बूटेड सब सारे अन्य धर्मों के लोग बैठे हुए थे। विलंब से पहुंचे थे, पीछे बैठ गए। किसी ने देखा उनको और देखकर मुस्कराया, और वह मुस्कान व्यंग्यात्मक थी। स्वामी विवेकानंद समझ गए, लेकिन जब अंत में उन्हें बोलने का जो अवसर मिला तो उन्होंने उसका उत्तर देते हुए कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था। जीवन में चरित्र का इतना बड़ा महत्व होता है। हमें आत्ममंथन के लिए विवश करता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रोफेशनल सक्सेस नहीं है, बल्कि सदाचार, नैतिकता और एक मानवीय व्यक्तित्व का यह निर्माण भी है। और यही भारतीय शिक्षा दर्शन की मूल आत्मा है, जिससे समाज में समरसता और शांति बढ़ती है। और हमारा प्रयास है कि हम भारतीय शिक्षा के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए उसे नए युग के साथ तालमेल बिठाने के लायक भी हम बनाएं। साथियों, आज हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साक्षी भी बन रहे हैं। इसके कारण स्वाभाविक है बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बदलाव आ रहा है। और इस रिवॉल्यूशन के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य कई टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन और काम करने के तरीकों को ये पूरी तरह से बदल भी रही हैं। हमें इन टेक्नोलॉजीज का सकारात्मक उपयोग करके भारत के विकास को एक नई गति देनी होगी। और इस जिम्मेदारी को भी कोई निभा सकता है तो जो हमारी भावी पीढ़ी यहां पर बैठी हुई है वही निभा सकती है। साथियों, भारत इन न्यू टेक्नोलॉजीज में तभी प्रगति कर सकता है जब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इनोवेशन को बढ़ावा दें। नवाचार, इनोवेशन, और इन तेजी से बदलते इनोवेशंस के बारे में लगातार जानना, पढ़ना और उन्हें अपनाना होगा। इसके लिए हमें लगातार लर्निंग की प्रवृत्ति, सीखने की अपनी प्रकृति यह बनाकर रखनी होगी। साथियों, मैं मानता हूं कि एक दीपक
जिसकी अपनी लौ ही बुझी हुई हो, दूसरे दीपक को वह कभी प्रकाशित नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह न तो इनोवेशन कर सकता है, न तो वह समाज को बेहतर बना सकता है। वह केवल पुरानी, नीरस और अप्रासंगिक बातों को सदैव दोहराता रहेगा। अक्सर लोग जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, औपचारिक शिक्षा, समाप्त होते ही सीखने की प्रक्रिया को समाप्त मान लेते हैं। मैं मानता हूं कि यह जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। तर्क शक्ति और रचनात्मकता के विकास के लिए निरंतर अध्ययन यह अनिवार्य है। राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए भी आज भी हम लोग कुछ न कुछ अध्ययन करते ही रहते हैं। और यह बात केवल विद्यार्थियों पर नहीं है, बल्कि सभी पर लागू होती है। इसलिए मेरा यहां सभी उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने अंदर के विद्यार्थी को हमेशा वह जीवित रखें, नए नए प्रयोग करें। जो नए रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, रिसर्च पेपर्स का भी अध्ययन करें और स्वयं अपने को निरंतर अपडेट रखें। यह मेरा उनसे आग्रह है। साथियों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां नॉलेज, डाटा और इंफॉर्मेशन की कमी अब नहीं रह गई है, लेकिन विजडम की कमी है। नॉलेज, डाटा और इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि विजडम की कमी है। और अक्सर कहा भी जाता है, डाटा इज नॉट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट विजडम। विजडम है क्या? ज्ञान को ही पर्याप्त नहीं मान लेना चाहिए। ज्ञान के सही उपयोग के लिए विजडम की आवश्यकता होती है। अब आतंकवादी जो होते हैं, आपने देखा होता है कि बिल्कुल निरक्षर नहीं होते। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की अच्छी डिग्री प्राप्त करने वाले भी आतंकवादी बनकर आएंगे, इसलिए क्योंकि विजडम का अभाव है। इस विजडम को अपने में बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके पास विवेक होगा वह समाज के लिए कल्याणकारी काम, ज्ञान के साथ विवेक होगा, समाज के लिए कल्याणकारी काम करेगा। जिसके पास ज्ञान तो होगा लेकिन विवेक नहीं होगा तो समाज के लिए विनाशकारी कार्य करेगा। साथियों, साथ ही आज पूरी दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, गवर्नेंस और डिजिटल इथिक्स जैसी भी समस्याएं खड़ी हुई हैं, जो बॉर्डरलेस तो हैं ही, साथ ही साथ किसी भी एक डिसिप्लिन द्वारा इनका समाधान आज की स्थिति में नहीं ढूंढा जा सकता है। सभी डिसिप्लिन्स के संयुक्त प्रयास से ही समाधान ढूंढने में हमको कामयाबी मिल सकती है। इसलिए मित्रों, विद्यार्थियों में क्रिटिकल, इंडिपेंडेंट और इथिकल थिंकिंग के विकास के लिए हम 21वीं सेंचुरी की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज विश्वविद्यालयों की भूमिका विद्यार्थियों को सिर्फ सिखाने की नहीं है कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाने की है कि कैसे सोचना है। इसलिए विश्वविद्यालयों को ऐसा वातावरण प्रदान करना होगा जहां विद्यार्थी डिसिप्लिन्स के साइलोस को तोड़कर, हॉलिस्टिक तरीके से सोच पाएं, वह परिस्थितियां हमको बनाकर रखनी होगी। साथियों, विश्वविद्यालयों में की जा रही रिसर्च का अंतिम लक्ष्य सिर्फ जर्नल्स में पब्लिश होने तक सीमित नहीं हो सकता। रिसर्च का अंतिम लक्ष्य धरातल पर उपयोगी परिवर्तन लाना यह होना चाहिए, चाहे वह पॉलिसी बनाने में हो, स्टार्टअप और नई इंडस्ट्री बनाने में हो, या अन्य किसी भी प्रकार के सामाजिक समस्या का समाधान वह ढूंढने में हो। इसलिए विश्वविद्यालयों को ऐसी सॉल्यूशन ड्रिवन रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूं, डिफेंस में इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स करिश्माई काम कर रहे हैं। डिफेंस में बहुत सारे स्टार्टअप्स, आइडेक्स करिश्माई काम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजों का वो इजाद कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें निकाल रहे हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी 15-20 वर्षों के अंदर हमारा भारत वेपन्स के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। और जो भी वो बना रहे हैं उनकी चीजें जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप भी हैं।
साथियों, भारत आज नॉलेज इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जहां भारत 2014 में भारत की रैंकिंग 76 थी, वह 2024 में जंप लेकर 39 हो गई है। डिजिटल इकोनॉमी का नेशनल इनकम में योगदान बढ़ा है। 1.59 लाख स्टार्टअप के साथ आज हमारा भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। और यह सब परिवर्तन संभव हुआ है स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और विजनरी पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण हुआ है। अब मैं जो भी यहां पर इनोवेटर्स हमारे स्टार्टअप्स होते हैं उनका भी मैं आह्वान करना चाहता हूं, वह डिफेंस के भी चैलेंजेस को लें और उस पर वह काम करें। और जो भी वह रिसर्च करके जो निकालेंगे, जो भी चीजें तैयार करेंगे, हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश भी करेंगे। साथियों, विश्वविद्यालय भी इसी परिवर्तन के केंद्र में हैं। स्टार्टअप्स, इनोवेशन, इकोसिस्टम, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस, इन सभी क्षेत्रों में आज विश्वविद्यालय नेशन बिल्डिंग स्पेसेस के रूप में उभर रहे हैं। और आज के विद्यार्थी केवल नॉलेज के पैसिव रिसीवर नहीं है। आज के विद्यार्थी केवल नॉलेज के पैसिव रिसीवर नहीं हैं, वे आइडियाज, रिसर्च, इनोवेशन के को क्रिएटर्स हैं। और इसलिए मैं भारत की इस युवा पीढ़ी को वह ताकत देनी है जो एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए काम कर सके। साथियों, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2030 आते आते हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो जाए। और इस गति को बनाए रखने के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में संस्कारित व्यक्तियों की आवश्यकता है और इसमें विश्वविद्यालयों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज भारत के बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी में धारणा बदल चुकी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह आज भारत की हैसियत बनी है। और मैं समझता हूं यह हैसियत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की हो सकती है तो विश्वविद्यालयों की। मित्रों, मैं मानता हूं स्वामी विवेकानंद जैसी प्रतिभा और क्षमता कम लोगों में होती है। फिर भी मैं मानता हूं कि हमारे देश की युवा शक्ति एक साथ मिलकर स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। और इसी आशा और विश्वास के साथ जब आप विश्वविद्यालयों से निकलकर समाज में काम करेंगे तो आपकी आंखों में यही एक सपना पल रहा होगा कि हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, जो धनवान भी हो, ऐसा भारत जो धनवान भी हो, शक्तिमान भी हो और ज्ञानवान भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये विद्यालय के मैनेजमेंट और विद्यालय के वाइस चांसलर, विद्यालय के सभी शिक्षकों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और सभी बच्चों को अपनी तरफ से बड़ा हूं आयु में, इसलिए आशीर्वाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। अभी आज ऑफिस बंद थी, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन जो वहां से प्राप्त की है अपने पीएस के माध्यम से, दोनों विद्यालय सैनिक भोपाल नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, भोपाल नोबल पब्लिक स्कूल उदयपुर का निरीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये है, अब देखना पड़ेगा क्या पॉजिटिव है, कुछ गड़बड़ है या क्या है, कैसे। मैं देखूंगा, अपनी तरफ से जितना होगा कोशिश करूंगा, पूरा करूंगा। अब आप कहेंगे कि आप तो कह देना चाहिए कि कर देंगे। साथियों, मैं अपने राजनीतिक जीवन में कभी आश्वासन नहीं देता, क्योंकि नेताओं के वर्ड्स और डीड में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति विश्वास का संकट पैदा हुआ है। कहीं न कहीं हम लोगों को भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा।